नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आपकी चिरपरिचित नंदिता मिश्रा जी। इनसे हम जानेंगे कुछ बातें आज आम आदमी पार्टी के बारे में, क्योंकि जो सीमा पर तनातनी चल रही है, उस बीच हम आम आदमी पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं बहुत दिन से। पता नहीं कहाँ हैं केजरीवाल और कहाँ हैं आपके मनीष सिसोदिया। नंदिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, बहुत दिन से हमने आम आदमी पार्टी पे कोई शो नहीं किया ना। मनीष सिसोदिया कहाँ है, सत्येंद्र जैन कहाँ है, लेकिन आज अचानक से एक बम्पर खबर आ गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद इसके बाद दिल्ली की जो सियासत है बड़ी गर्मा गई है। जी नंदिता जी, फ्लोर इज योर्स। पता है पता है मनविंदर जी, अरविंद केजरीवाल इस समय ना मुझे लगता है कि बड़े खुश होके बैठे हुए थे कि जो है सबका ध्यान, प्रधानमंत्री का ध्यान, अमित शाह जी का ध्यान जो है सारा का सारा जो अभी पहलगांव में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ है वहां पे है, सारी प्लानिंग बन रही है, तो मुझे भूल गए हैं ये लोग और मुझे छोड़ दिया जाएगा। और जैसे होता है ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाऊंगा मैं, तो बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल मेंटेन करके रह रहे थे। लेकिन हमारी जो एजेंसीज है ना मनिंदर जी, वो चुप नहीं थी। और हमारी एजेंसी, हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है और हमारे यहाँ पे जो एजेंसीज है ना वो उंगली पे गिनी हुई एजेंसीज नहीं है, ना उस पे काम करने वाले लोग गिने हुए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और अलग 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 जो डिपार्टमेंट्स पे जो काम करते हैं वो बहुत मुस्तैदी के साथ में काम करते हैं, बहुत अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल अगर मुगालते में थे ये कि अब इनका तरफ से ध्यान हट गया है, कुछ नहीं होगा और मैं जो है पंजाब में बैठ करके सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी धीरे से क्या हुआ कि एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर कर दी है। और जो लाडले हैं अरविंद केजरीवाल के, दो लाडले हैं। एक है मनीष सिसोदिया, द मिस्टर हैंडसम, और जिन्होंने एक स्कूल की क्रांति किया था, जिसका कि न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत सारी इनके आर्टिकल्स छप, पेड आर्टिकल्स छपने लगे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई जो रिपोर्टर करेस्पॉन्डेंट यहाँ पे नहीं आता था उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, कुछ करने के लिए उनको पैसे दिया जाता था। और उनके जो दूसरे हैं वो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, इन दोनों के ऊपर एसीबी ने एफआईआर कर दी है। और मैं सबसे पहले बात करूंगी सत्येंद्र जैन की। सत्येंद्र जैन जो है वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और उन्हीं को लेकर के जो है इतना बड़ा स्कैम उनका सामने आया है। और हर स्कैम 2000 करोड़ से कम का नहीं है। आप मान के चलिए कि अभी सिर्फ 4 फाइलें खुली है सीएजी की। 2-2 हजार, इनका जो दारू का भी जो था ना, शराब घोटाला था, वो भी 2000 करोड़ का स्कैम था इनका। तो अगर हम इनकी 14 फाइलों की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि 28,000 करोड़, ये वो है जो सिर्फ एक वो अमाउंट है जो हमको सामने दिख रहा है। इसके पीछे जो कितना सारा अमाउंट छुपा हुआ है वो भी धीरे धीरे करके भी सामने आएगा। सत्येंद्र जैन जो थे, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो तो जेल में जब बंद थे तो वहां पे वो स्वास्थ्य का लाभ ले रहे थे, स्वास्थ्य का लाभ ले रहे थे अपना मसाज करा करके। और जब वो पकड़े गए थे तो अब वो क्या करेंगे, तो उनके पास में, क्योंकि जो जेल था उसमें तिहाड़ जेल था, वो अरविंद केजरीवाल के अंडर में आता था, तो पूरा फुल, जैसे कहते हैं ना कि 5 स्टार होटल का मजा वो लोग वहां पे ले रहे थे। फिर उसके बाद जब ये चीज खुल कर आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोविड में असल में क्या हुआ था, मेरी याददाश्त भी कम हो गई थी, मैं चीजें बहुत ज्यादा भूलने लगा था और मुझे कुछ चीजें याद नहीं रहती थी। फिर किसी तरीके से उन्होंने घट घटा के मेहनत करके, मुझे नहीं पता क्या उन्होंने खाया पिया, अपना वेट उन्होंने घटाया और अपने आप को दिखाया कि मैं बहुत बीमार हूँ। और उसके बाद में फिर वो जेल से बाहर आ गए हैं। उनके पीछे जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह का जो स्कैम हुआ है उसके बारे में सब लोग जानते हैं। रेखा गुप्ता जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया की। और मनीष सिसोदिया के पे बात करने से पहले मनविंदर जी, मैं एक चीज हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने आके सबसे पहले मुकेश अंबानी के ऊपर एफआईआर किया था। वो एफआईआर आज कहाँ गई? कोई जानते हैं उस एफआईआर के बारे में? नहीं पता है। उसके बाद में उन्होंने दूसरा एक लोकपाल के बारे में उन्होंने बात किया था। लोकपाल को प्लेटफॉर्म बना करके अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को ब्लैकमेल करके, अन्ना हजारे के प्लेटफॉर्म को यूज करके वो दिल्ली के सीएम बने। ये आदमी का जो दिमाग है वो किस तरीके से काम किया है, इसको अगर हम 2013 से लेकर के अभी 2024 तक अगर हम सोचते हैं, तो समझते हैं उनके बारे में, तब समझ में आता है कि कितना बड़ा
शातिर तरीके से, क्योंकि नींव तो जिस समय ये सीएम बने थे उन्होंने उसी समय रख दी थी कि हमको घोटाले किस तरीके से करने, हमको घपले किस तरीके से करने, हमको भ्रष्टाचार किस तरीके से करना है, एक मास्क लगाकर कि मैं सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार हूं। और इन्होंने चुन चुन के कट्टर ईमानदारों को अपने पार्टी में इन्होंने जगह दी। उसमें इनके जो एक बहुत प्यारे, बहुत दुलारे इनके हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के ऊपर जो है इस समय सीएजी की जो रिपोर्ट आई है और उसमें ये पता लगा है कि उन्होंने 12,000 करोड़ का उन्होंने खेल किया है। उन्होंने 2,000 करोड़ का उन्होंने खेल किया है। और उसमें से क्या हुआ था कि उन्होंने क्लासरूम्स बनाए थे, करीब 12,000 उन्होंने क्लासरूम्स बनाए हैं। और उनकी जो क्लासरूम की कॉस्ट वैसे अगर देखा जाए तो मोटा मोटी सिर्फ 5 लाख एक क्लासरूम में आती, मगर वो 5 लाख की जो उनका था वो एक्चुअल रेट बढ़ करके उनका एक उसमें हो गया 24,08,800, मतलब 25 लाख के करीब में एक कमरा बना है। और 12,000 कमरों के आसपास इन्होंने क्लासरूम्स की इन्होंने बात किया है। और उसके बाद में अगर ये इतना गया है तो जो 5 लाख रुपए अगर एक क्लास में लगते थे तो वो 20 लाख रुपए कहाँ गए? मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं 20 लाख रुपए किसकी जेब में चले गए? इसके बारे में जवाब देने के लिए मनीष सिसोदिया अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है। एक चीज और याद करिए कि एक सीसीटीवी टेंडर इन्होंने निकाला था जिसके भी दाम बढ़ करके 188 करोड़ था और उसका दाम इन्होंने बढ़ा करके 650 करोड़ कर दिया था। तो ये जो डेफिसिट या तो जो इनका जो दाम बढ़ जाता है ना, जो इसका जो पैसा जो आता है वो पैसा जाता कहाँ पे है? अगर कोई 188 करोड़ की कोई चीज है और वो 650 करोड़ में अगर आती है तो जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस का पैसा किसके पास जाता है? इन्हीं सब की इंक्वायरी की जा रही है। और उसके बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है इस चीज को बहुत डीप जाकर के खंगाला है। और वीरेंद्र सचदेवा जी ने इस चीज को लेकर के बोला भी है। उन्होंने कहा है कि हमको जो है ये पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि अगर सिर्फ इसमें अरविंद केजरीवाल को हम क्यों नहीं बीच में हम लेकर के आए? क्या हम सिर्फ सिसोदिया को, क्या हम सिर्फ सत्येंद्र जैन को ब्लेम करेंगे? क्या ये सब चीजें जो हुई है उसको क्या अरविंद केजरीवाल नहीं जानते थे? क्या वो उनकी नाक के नीचे सारे काम हुए? ठीक है, वो साइन नहीं करते थे, वो साइन कहीं पर भी नहीं करते थे, लेकिन उनके चक्षु तो खुले रहते थे, उनके कान तो खुले रहते थे। क्या उनको पता नहीं लगा था कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है? तो ये जो भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है ना, मैं टोटल आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हुआ है। 12748 क्लासरूम्स का निर्माण करने की इन्होंने बात की है और उसमें 2,000 करोड़ का घपला किया गया है। और वो घपला कैसे किया गया है, वो सीएजी की जो 4 रिपोर्ट्स आई हैं उसमें से एक रिपोर्ट ने आकर के ये बताया है। एवरेज जो है अगर हम मान के चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर घपला इनका 2,000 करोड़ का ही घपला हुआ है। हर घपले में 2,000 करोड़ की बात अगर आती है तो इसमें जो घपला किया इन्होंने क्या किया था मनविंदर जी, इन्होंने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। उस प्रोसीजर में ना कोई कंसल्टेंट रखा था इन्होंने, ना किसी आर्किटेक्ट को इन्होंने रखा था। अरविंद केजरीवाल को जैसे कहते हैं ना, वो गिरगिट है, उनको आदत है अपना रूप बदलने की। तो वो उनका जब मन आता है तो बिजली वाला बन जाते हैं, जब वो खंबे के ऊपर चढ़ के बिजली काट के इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं। फिर उनका मन हुआ कि भाई मैं ये जो चीजें हो रही इसमें कंसल्टेंट भी मैं ही बनता हूँ, आर्किटेक्ट भी मैं ही बनता हूँ। तो उनके नाक के नीचे सारी सब चीजें हुई थी। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो रामलीला मैदान में जो इतना बड़ा अन्ना हजारे का जो एक उस समय एक बहुत बड़ा उन्होंने क्या शुरू किया था, जिसको कहते हैं कि पूरा मतलब एक हवन शुरू किया था। उस हवन में जब पूरा हिंदुस्तान आ गया था, उसके आर्किटेक्ट जो थे वो अरविंद केजरीवाल थे और वो अन्ना हजारे के कंसल्टेंट बन गए थे। क्या करना है, कैसे करना है, किसको जो है अनशन पे बैठना है, किसको पानी पीना है, किसको पानी नहीं पीना, वो सारा कंसल्टेशन जो है अरविंद केजरीवाल का चलता था। और अन्ना हजारे बेचारे जो बॉस थे उस समय, वो इस समय कहाँ है, उनको कहाँ से कहाँ लाके पटक दिया अरविंद केजरीवाल ने। ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। सीएम जब ये बन गए, सीएम बनने के बाद में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था ना अरविंद केजरीवाल को, उसमें तो डिफेक्ट आ गया था। और डिफेक्ट ये आया था कि उनको दिखा इतना सारा पैसा, सीएम बनने पर इतने सारा पैसा का आप जो है गवर्न कर सकते हैं, या इतना सारे पैसा आपके हाथ में आता है जिससे आप काम कर सकते हैं। तो काम तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन काम ना करके उन्होंने वो जो गवर्न का उनके दिमाग में जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उनका खराब हो गई थी ना, उसमें वो चीज आ गई कि यार इससे तो हम पैसा कमा सकते हैं। तो उन्होंने चुन चुन के नगीने, चुन चुन के हीरे अपने पास में रखे। जो हीरे असली थे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया और वो चले गए हैं। और उसके बाद में अगर मैं अब बहुत डिटेल में अगर मैं आपको बात करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा ये जो वीरेंद्र सचदेवा जी ने बताया है उसको मैं पूरा सामने निकाल करके रखा हुआ है।
आप सरकार नंदिता ने जी, 1, अगर आप 2 कहें तो मैं इनको जरा बिल्कुल स्लाइड में अगर आप दिखाइए, वीरेंद्र बिल्कुल सचदेवा जी दिखाइए को अगर स्लाइड सुन में। लीजिए। हाँ बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों का विरोध करती रही और आज का दिन आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार उजागर किया है। लेकिन आज जब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शिक्षा एवं शिक्षा सुधार के नाम पर क्लासरूम के निर्माण में घोटाला करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और जेल में मसाज कराने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हमारी एक मांग ये भी है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच करें। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मसाज कराने वाले मंत्री जो अभी मैंने बोला, ये है ना, इसकी मसाज कराने आंच जो मतलब है ये देखिए। स्क्रीन पे देखिए, इनकी केजरीवाल पर भी ये आंच आ सकती है ना। आनी चाहिए, आ सकती नहीं है मनविंदर जी, आनी चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा मुझे पैसा लग रहा है कि किसका आ है? चुकी है, आ चुकी है। आ चुकी है, आ चुकी है, आ जी। चुकी है। सीएम होने के नाते अभी जो आपने दिखाए थे, सीएम होने के नाते 100 देखिए, कोई भी अगर चीज ऑब्वियसली होती है, मतलब अगर जिम्मेदारी नंदिता बनती है ना, बिल्कुल सीएम की एब्सोल्युटली जिम्मेदारी बनती एब्सोल्युटली है। सीएम बिल्कुल इज आपकी रिस्पॉन्सिबल फॉर नाक के ऑल द नीचे। थिंग ना। भाई देखिए, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो हम कहते हैं, अगर कोई मतलब टेररिस्ट बनता है या बच्चा कोई गलत काम करता है तो एक सवाल जरूर उठता है कि माँ बाप ने अच्छी तरीके से संस्कार नहीं दिए होंगे। अगर बदतमीज बच्चा किसी घर का होता है तो माँ बाप को पकड़ा जाता है, क्योंकि माँ बाप ने नहीं दिया। सीएम भी तो वही होता है, सीएम के अंडर में जो लोग काम करते हैं, सीएम उनका हेड होता है, तो सीएम के होते हुए ये सब घपले, ये सब घोटाले कैसे हो पाए? और आपको पता है मनविंदर जी, ये जो इन्होंने बनाए हैं ना, जो क्लासरूम्स बनाए थे, ये सेमी परमानेंट क्लासेस बने हैं। सेमी परमानेंट क्लासेस का मतलब ये होता है कि सिर्फ 30 साल तक जिनका लाइफ स्पैन होता है, उस तरीके का। और पैसा इन्होंने जो लिया है वो लिया है सालों साल। परमानेंट वाला जो होता है ना, उसके लिए कि जो कम से कम 70-80 साल तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। और इसको करने में ना, जहाँ पे पता ये लगा था कि कई स्कूलों में 42.5 करोड़ का काम बिना किसी टेंडर के पास कराया गया है। तो वो जो 42.5 करोड़ जो पैसा है ना, वो गया कहाँ, किसकी जेब में चला गया है वो सारा का सारा पैसा? और उसके बाद में जो है, जो मैंने आपको बताया था कि, और वहीं पे ना दाम देखे कैसे इनका बढ़ता है। 860.63 करोड़ का टेंडर जारी किया गया था, जो कि बढ़ते बढ़ते, जिसकी लागत 17% से बढ़ करके 90% तक बढ़ करके जो वो आ गई है 326.5 करोड़। इसमें अतिरिक्त लागत लगी है। तो आप ही सोचिए, इतना सारा पैसा गया कहाँ है? इस पैसे को इन लोगों ने कहाँ पे हजम किया है? ये कहते हैं कि हमको जो है, हमारे पार्टी को फंड्स मिलते थे, उस पार्टी के फंड से हम इलेक्शन लड़ते थे। ये जो हुई है, ये फंडिंग किसने किया है? जब आपने दाम बढ़ा दिए। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि हाँ जी, हाँ जी। ये इस तरीके से करते रहे हैं, आगे भी इनकी खबरें इस तरीके की आती रही हैं। तो ये क्या करते थे, इन्होंने एक खाता खोला हुआ था, पैसा उसमें डाल दिया, वो पैसा चला गया पार्टी फंड में। नोबडी बॉदर, अपनी सरकार, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, मतलब कोई पूछने वाला तो था ही नहीं। इनके तो ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि इनकी नकेल जो है अमित शाह जी और मोदी जी इस तरीके से खींचेंगे कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इन्हें नहीं पता था कि ये चुनाव हार जाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी थी इनके जो इन्होंने फ्रॉड किए हुए थे, किस तरीके से इन्होंने कहना चाहिए कि उनको बेवकूफ बनाया। और देखिए, इन सब चीजों के पीछे एक और चीज जो बहुत मतलब रेलिवेंट नहीं है इस समय, लेकिन कहना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी बस रहे थे। 5,000 लोगों को जी, उनको अंडरलाइन किया गया है दिल्ली में, सोचिए, सिर्फ दिल्ली में। और इसके अलावा
बांग्लादेशी अलग, आई मीन रोहिंग्याज अलग। तो ये इनका सरकार चलाने का अंदाज था। इन्हें देश की सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं था। तो पैसा पैसा पैसा। इन्हें इस तरीके की बेईमानी करने में क्या ये सोचेंगे कि हम करें या ना करें। और ये जो हम चर्चा जिस पे कर रहे हैं, ये नंदिता जी, ये स्कूलों का मामला है, ये बच्चों की बिल्कुल। शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जी नंदिता जी, प्लीज कैरी ऑन। और आपको पता है मनविंदर जी, ये सारा जो चीजें हैं ये बहुत पहले जो है नजर में आ गई थी, लेकिन इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा था। रीजन ये था कि सारी की सारी फाइलें जो है वो अरविंद केजरीवाल दबा करके बैठे हुए थे। और ये किस तरीके से इनका जो वर्किंग पैटर्न था वो सबको पता है। एक समय ये भी आए थे जब उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, अगर हो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। पंजाब पुलिस को जिस तरीके से ये मिसयूज कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लग्जरी के लिए, अपने पर्सनल गेन्स के लिए जिस तरीके से पंजाब पुलिस को ये यूज कर रहे हैं, और कितने सारे जो यूट्यूबर्स हैं, ये इतने सारे एक आध अभी जो प्रेस रिपोर्टर्स थे, उनको किस तरीके से पंजाब पुलिस उठा करके ले गई है, जेल में कैसे बंद किया है। तो आप ये सोचिए मनविंदर जी कि अगर ये पुलिस जो है इनको मिल जाती दिल्ली की, तो ये हालत क्या करती। 5,000 पाकिस्तानी तब आकर के बस गए हैं, पकड़े गए हैं दिल्ली में, जब पुलिस इनके अंडर में नहीं है। जब ये सीएम थे, उस समय नहीं थी। अगर ये सीएम होते हुए इनके पास में अगर दिल्ली की पुलिस होती, तो मेरे ख्याल से दिल्ली जो है पूरा का पूरा मिनी बांग्लादेश या मिनी पाकिस्तान बन चुका होता। तो इनका जो है ना, देखिए हर चीज का ना एक अंत होता जरूर है। इन्होंने कहा कि दिल्ली के राजा हम हैं जी। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली की जनता ऐसा इनको पलटी मारेगी, या दिल्ली में जो शेर जो दो बैठे हैं ना, जिनको हम मोदी जी और जिनको अमित शाह कहते हैं, तो वो ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने मोदी जी को, अगर दुनिया सुनती है तो मोदी जी के अंदर कुछ दम है, इसलिए दुनिया सुनती है और उनकी बात मानती है। आज पूरी दुनिया जो है पहलगांव के पे जो जेनोसाइड हुआ है हिंदूज का, उसमें अगर हमारे साथ खड़ी है, तो उसमें जो है मोदी जी का डिप्लोमेसी है, उसमें मोदी जी की जो है जियो पॉलिटिक्स है। तो इसको मतलब अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि मतलब चौथी पास राजा मैं बोल दूंगा, मोदी जी को मैं गालियां दे दूंगा, उसके मोदी जी को जो मेरे मन में है मैं वो करके मैं गुजरात यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, मैं एक्सपोज कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में थे, और उनका जो गलतफहमी का जो शीशा था ना, वो टूटा। उसके बाद में अभी देखिए, हम लोग, मैंने और आपने, वैसे हम रेगुलर करते थे इनके ऊपर वीडियोस, बीच में हम लोग भी नहीं करे थे। क्यों? क्योंकि कोई खबर नहीं आ रही। और जो खबर आई है वो खबर ये आ गई कि FIR हो गया है इनके जो लाडले हैं सत्येंद्र जैन के ऊपर और मनीष सिसोदिया के ऊपर। तो दिन जो है इनके भी अंडर जो एस्टिमेट किया। आप ये देखिए कि इस समय जो कुछ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, शाह कर रहे हैं, हमारी तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी उनकी नेक टू नेक बैठ के हो रही है उनसे, पाकिस्तान में उनके कमांडर, उनके जनरल, उनकी हालत खराब है, भगदड़ मची हुई है। एंड ये केजरीवाल जी, मिस्टर केजरीवाल जी, ये नहीं समझ सके कि इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। और वो इनका भी बिगड़ा इन ए सेंस कि चुनाव बीजेपी ने जीता, दिल्ली बीजेपी ने जीती, इनके हाथ से दिल्ली निकल गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली वासियों ने इनको अपने दिल से उतार दिया था। जी मनविंदर जी, एक थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही मैं बात करूंगी, क्योंकि बात इस समय देखिए हमारे दिमाग में और दिल में पहलगांव में जो हुआ है ना, वो बसा हुआ है। हम भूल नहीं उस चीज को हम पा रहे हैं, और ले देकर हमारी बातें घूम फिर के वहीं पे आ जाती हैं, क्योंकि एक्शन अब बहुत ज्यादा जरूरी है और एक्शन की तैयारी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है ना, कि कोई भी, जैसे कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था, सूत्रों के हवाले से, तो यहाँ कोई सूत्र है नहीं। अपने आप ही जो है कहानियां बनाई जा रही, अपने आप ही जो है बोला जा रहा है कि अब बस कल अटैक होने वाला है, कल यहाँ से अटैक करेंगे, कल वहां से अटैक करेंगे। पाकिस्तानी भी घबराए हुए हैं। पाकिस्तानी के लिए मैं एक चीज ये जरूर बोलूंगी कि मोदी जी को अगर समझना है ना, तो इस समय पाकिस्तान की आप हालत देख लीजिए। मोदी जी ने इन लोगों का जीना हराम करके रखा है। ये बेचारे हर जगह भाग रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि हम यहाँ जाके इसको हम कवर कर ले, वहां जाके कवर कर ले, वहां से एक जगह से अपने झंडे हटा दे, हम मोदी जी पता नहीं कहाँ से अटैक कर देंगे। तो मोदी जी लोग थका रहे हैं, और ये लोग दौड़ दौड़ के थक रहे हैं, और उनको नहीं पता है कि मोदी जी करने क्या वाले हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात थी, तो अरे ऐसे कैसे हो सकता है, राहुल गांधी भी कह रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ।
क्योंकि 2016 से मोदी जी इस काम पे लगे हुए थे। मोदी जी को पता था इस काम की ऐसा कोई ना कोई दिन आएगा जरूर और तब हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो मोदी तो जैसे शेर होता है ना, शेर क्या कहते हैं, शिकार जब करने के लिए उतरता है ना, अगर हम अफ्रीका वगैरह की अगर हम जो देखते हैं मूवीज वगैरह देखते हैं, जो डिस्कवरी वगैरह पे आती हैं, जो प्रोग्राम्स इनके आते हैं, तो उसमें क्या दिखता है हमको कि शेर अपने जो शिकार को ना दौड़ाता है, दौड़ा दौड़ा के इतना थका देते हैं, उसमें शिकार को लगता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, वहां से निकल जाऊंगा, और शेर आराम से एंजॉय कर रहा होता है उनका दौड़ना भागना। और जब शिकार जो है वो एकदम पस्त हो जाता है, उस समय शेर अटैक करता है, और जो अटैक होता है फुल एंड फाइनल होता है। बिल्कुल मोदी सही जी कहा वही आपने। काम और कर रहे हैं। देखिए देखिए जिस समय हम बात कर रहे हैं उससे कुछ समय पहले ही पाकिस्तान में भूकंप भी आया है, और वहाँ के हाँ जो फौज है उसमें एकदम से बगावत का सीन बना हुआ है। नंदिता जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और उन्हें कई सारे मुद्दों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।